नीति आयोग यानी कि नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। इंडिया का एक टारगेट है 2047 तक हमें विकसित भारत बनना है। तो अभी जब नीति आयोग की एक मीटिंग होती है जिसमें प्राइम मिनिस्टर कहते हैं कि अगर हमें विकसित भारत 2047 से पहले बनना है तो उसके लिए सेंटर और स्टेट को मिलकर काम करना पड़ेगा। क्योंकि नीति आयोग का जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो यही है, कंपटीशन तो प्रमोट करना है पर कोऑपरेटिव फेडरलिज्म को भी प्रमोट करना है। तो वन बाय वन यहाँ पे मैं आज आपको नीति आयोग के बारे में पूरा डिटेल में बताऊंगी। जीएस पेपर 2 पॉलिटी एंड गवर्नेंस, साथ ही में जीएस पेपर 3 इंडियन इकोनॉमी के पर्सपेक्टिव से काफी इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। देखो होता क्या था, एक टाइम था जब हम आजाद हुए, 1947 का टाइम पीरियड। फिर 1951 में हमें आइडिया मिला फ्रॉम द सोवियत यूनियन कि प्लानिंग कमीशन होना चाहिए जिसमें हम कुछ टारगेट्स रखेंगे, गवर्नमेंट कुछ टारगेट्स रखेगी और उनको इम्प्लीमेंट किया जाएगा ताकि सोसाइटी का वेलफेयर हो सके। तो उन्हें कहा गया था प्लानिंग कमीशन। इन्हीं को 5 ईयर प्लान भी कहा जाता था। टारगेट जो होते थे वो 5 साल के होते थे। बीच में गवर्नमेंट छुट्टियां भी लेती थी जिसे हॉलीडे बोल दिया करते थे कि प्लान के बीच में एक हॉलीडे आ जाएगी। अब जैसे फर्स्ट प्लानिंग कमीशन फोकस कर रहा था एग्रीकल्चर के ऊपर, वैसे ही दूसरा प्लानिंग कमीशन आया जिसमें फोकस शिफ्ट हुआ टुवर्ड इंडस्ट्री। तो हम देख रहे हैं कि जो इकोनॉमी के 3 सेक्टर होते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी। प्राइमरी जो होता है वो मेनली नेचर से जो चीजें हमें मिल रही हैं उन पे फोकस करता है। सेकेंडरी, जब आप प्राइमरी चीजों को प्रोसेस करोगे, इंडस्ट्रीज का सेटअप करोगे, दैट इज सेकेंडरी। फिर आता है थर्ड पे, दैट इज टर्शरी। टर्शरी टॉक्स अबाउट कि सर्विसेज प्रोवाइड करी जाएंगी। तो यहाँ पे आप क्या देख रहे हो, इसको महल नोबिस मॉडल भी बोला गया था जो आपका 5 ईयर प्लान सेकंड वाला था। तो इस तरह से बहुत सारे प्लान्स आए और टोटल कितने आए, तो 12 5 ईयर प्लान्स आए थे। ठीक है, 12th वाला जो था वो 2012 से लेके 2017 के लिए सेटअप करा गया था। पर उसी बीच में बहुत सारे टारगेट्स भी लिए गए। पर 2014 में जब गवर्नमेंट चेंज हो जाती है तो उन्होंने बोला कि अब से कोई भी प्लानिंग कमीशन नहीं होगा। अब एक ही डॉक्यूमेंट आएगा, एक ही प्लान होगा, विच इज नीति आयोग। नीति आयोग के लिए उन्होंने बोल दिया कि इसको हम बनाएंगे 15 साल के टाइम पीरियड पे, यानी कि 2015 में जब ये इंप्लीमेंट हुआ तो इसकी जो टारगेट डेट है वो है 2030। इसी के साथ इन्होंने बोला कि इसमें सब डिवीजन कर देंगे, यानी कि 7 साल पे एक बनेगा स्ट्रेटेजिक प्लान। इसको बोला स्ट्रेटेजिक प्लान, स्ट्रेटेजी बनाएंगे 7-7 साल के गैप पे, यानी कि 7-7 14 तो 14 साल हो गए और जो अगला साल होगा उसके यानी कि 2030 उसमें डायरेक्टली बात करी जाएगी जो नीति आयोग की फाइनल रिपोर्ट होगी। फिर उसके बाद आ गया, इसके अंदर भी फर्दर कैटेगराइजेशन कर दी और बोला कि जैसे 5 ईयर प्लान में 5 साल में ही स्ट्रेटेजी भी बनती थी, 5 साल में ही टारगेट्स को अचीव भी किया जाता था पॉलिसीज को इम्प्लीमेंट करके। यहाँ पे बोल दिया कि 3 साल का एक्शन प्लान होगा। मतलब इस 15 साल में से जो 7 साल आएंगे 2 वो है स्ट्रेटेजिक प्लान और जो बाकी के 3 साल आएंगे वो है एक्शन प्लान। तो ये नीति आयोग हमने देखा किस तरह से ट्रांसफॉर्म हुआ फ्रॉम प्लानिंग कमीशन से नीति आयोग की तरफ हम आए। तो अभी जो मीटिंग हुई थी उसमें यही बोला प्राइम मिनिस्टर ने कि जो सेंटर और स्टेट है उनको एक साथ काम करना पड़ेगा ताकि विकसित भारत का जो टाइटल हम लेके चले हैं, टारगेट लेके चले हैं कि डेवलप्ड नेशन बनना है, तो उसे अचीव अगर जल्दी करना है तो वी शुड फोकस ऑन वन गोल टू मेक विकसित भारत बाय 2047। उसके साथ-साथ अब नीति आयोग से रिलेटेड कुछ फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन है, क्वेश्चंस आते हैं, ना सिर्फ यूपीएससी पूछता है, इवन अगर आप कोई डिफेंस रिलेटेड एग्जाम भी देते हो, तो वहाँ पे भी ये क्वेश्चंस आते हैं। नीति आयोग तो बहुत फेवरेट क्वेश्चन होता है, बाकी यूपीएससी तो पूछता ही है इंडीड। मेंस में जाके आपका प्रॉपर लिखा हुआ है नीति आयोग के बारे में कि उसके क्या-क्या कॉन्स्टिट्यूशन है, क्या ये स्टैट्यूटरी बॉडी है, क्या ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, वो सारे आंसर्स मैं अब आपको बताऊँगी। फर्स्ट क्वेश्चन, क्या ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है? तो आंसर इज नो, ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है। यानी कि जब आप इंडियन पॉलिटी का इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ोगे तो उसके अंदर आपको कोई भी आर्टिकल नहीं मिलेगा जिसमें नीति आयोग का मेंशन हो। एक कमीशन था जिसको कहते हैं सरकारीय कमीशन। जब सरकारीय कमीशन आया था तो उन्होंने रिकमेंडेशन दी थी। रिकमेंडेशन क्या, अब मैंने बोला वर्ड रिकमेंडेशन, मतलब वो बाइंडिंग नहीं था, वो जस्ट एक सजेशन था। तो रिकमेंडेशन में क्या बोला हुआ था कि जो ये नीति आयोग है इसको एक आर्टिकल बना दो प्रॉपर। कौन से आर्टिकल में बोली थी एडिशन, तो आर्टिकल नंबर 263 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। पर जस्ट ये रिकमेंडेशन थी और उन्होंने बोला कि अगर कोऑपरेटिव फेडरलिज्म को प्रमोट करना है, अब ये क्या होता है उसको बताती हूँ पर पहले सुन लो। जो कोऑपरेटिव फेडरलिज्म है उसे अगर प्रमोट करना है तो सेंटर और स्टेट के बीच में हार्मनी भी बैलेंस होनी चाहिए, तभी वो एक दूसरे के साथ अच्छे से काम कर पाएंगे। तो इसे कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड कर दो, यानी कि कोई अमेंडमेंट करो और एक आर्टिकल किसको दे दो, नीति आयोग।
पर ऐसा कुछ नहीं हुआ है। अभी के टाइम आप देखोगे ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है, कोई आर्टिकल नहीं है नीति आयोग से रिलेटेड। दूसरा आपसे सवाल पूछा जाता है क्या ये स्टैट्यूटरी बॉडी है? स्टैट्यूटरी बॉडी का मतलब होता है आपको लॉ पास करना पड़ेगा, तब जाके जो है ये स्टैट्यूटरी बॉडी बनेगी। तो यहाँ पे ना तो कोई लॉ बना, ना तो कोई एक्ट आप सुनते हो। ये कैसे बनाई गई थी? ये एक एग्जीक्यूटिव डिसीजन से बनाई गई थी। एग्जीक्यूटिव डिसीजन क्या होता है उसके लिए बिल्कुल ज़ीरो से करते हैं, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे भी होंगे जिन्होंने अभी प्रिपरेशन स्टार्ट ही करी होगी, तो उसको एम्फेसाइज करके चलते हैं। देखो, इंडियन इकोनॉमी में जब भी आप पढ़ोगे तो टोटल आएँगे 4 पिलर्स, ठीक है? 4 पिलर्स इस तरह से, जैसे चेयर होती है नॉर्मली ना, उसकी 4 टाँगें होती हैं। अब तो घूमने वाली चेयर्स आ गई हैं, वो डिफरेंट स्टोरी है, पर जो ट्रेडिशनल चेयर हुआ करती थी उसकी 4 टाँगें हुआ करती थी। तो चारों में से एक भी टाँग हिल जाए ना तो गड़बड़ हो सकती है। अब देखना यहाँ पे कैसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। सबसे पहले आता है आपका लेजिस्लेचर। लेजिस्लेचर जो होता है ये बनाएगा लॉज़। जो भी लॉ बनाया, कानून बनाया, वो किसने बनाया? लेजिस्लेचर ने। एक पिलर होता है एग्जीक्यूटिव। एग्जीक्यूटिव नाम से ही लग रहा है पता कि ये एग्जीक्यूट करेंगे। लॉ बना दिया लेजिस्लेचर ने। लेजिस्लेचर आप कैसे अज्यूम कर सकते हो? पार्लियामेंट होती है, वहीं पे तो सारे लॉ बन रहे हैं। एमपीज़ बैठे हुए हैं तो वो लॉ बना रहे हैं। स्टेट लेवल पे नहीं अभी जा रही, मैं सिर्फ पार्लियामेंट की बात कर रही हूँ। तो इन्होंने लॉ बना दिया, पर उसको एग्जीक्यूट कौन करेगा? जिसकी प्रिपरेशन आप कर रहे हो, एसडीएम होंगे, जो भी डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर होंगे, वो सारे क्या करेंगे? इम्प्लीमेंटेशन करेंगे, जो भी लॉ लेजिस्लेचर ने बनाया था। देन आती है आपकी जुडिशरी। अब एकदम से एग्जीक्यूट नहीं होता कभी भी। पहले जो लॉ बना है उसको जुडिशरी चेक करती है, कोर्ट चेक करता है कि क्या इसी से किसी का फंडामेंटल राइट वायलेट तो नहीं हो रहा। आर्टिकल 13 जब आप पढ़ोगे, 12 जब आप पढ़ोगे तो उसकी वायलेशन तो नहीं हो रही। तो यहाँ पे जुडिशरी क्या करेगी? जुडिशियल रिव्यू। अगर नहीं कर रहा है वायलेशन तो उस केस में फिर एग्जीक्यूटिव के पास वो पर्चा पकड़ा दिया जाएगा कि जाइए आप इस पॉलिसी को इम्प्लीमेंट कर दीजिए। तो ये 3 पिलर हुए। और जो चौथा है, जो सभी के ऊपर चेक रखेगा, सबकी पोल खोलेगा, जिसे कहते हैं मीडिया। आजकल थोड़ा डिस्ट्रैक्टेड है, थोड़ा नहीं ज़्यादा डिस्ट्रैक्टेड है हमारा मीडिया। तो तभी मैं बोलती हूँ कि जो चेयर है उसकी एक टाँग हिल चुकी है, तो प्रॉपर कैसे बैठोगे अगर मीडिया अपना काम ठीक से नहीं करेगा। तो यहाँ पे एथिक्स को मद्देनज़र रखते हुए, साथ में ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करने के लिए मीडिया को भी स्ट्रांग होना पड़ेगा। तो इसी के बेसिस पे हमारी डेमोक्रेसी वर्क कर रही है। ये 4 इंपॉर्टेंट पिलर्स हैं जो इंडियन पॉलिटी के अंदर आप पढ़ते हो। तो जो नीति आयोग बनाया गया था ना, वो एक एग्जीक्यूटिव डिसीजन से बनाया गया था। बस गवर्नमेंट ने एक रेज़ोल्यूशन बोल दिया कि हम नीति आयोग को इम्प्लीमेंट करेंगे, जो 5 ईयर प्लान था, प्लानिंग कमीशन था, उसको साइड में कर देंगे। तो इट्स अ एग्जीक्यूटिव डिसीजन, ये पॉइंट इम्पोर्टेंट है यहाँ पे। इट्स अ एग्जीक्यूटिव डिसीजन। अब चलते हैं दोबारा से वापस अपने आर्टिकल के ऊपर। कब इसको बनाया गया? तो जनवरी 2015 यूनियन कैबिनेट ने जस्ट रेजोल्यूशन दिया एक और एग्जीक्यूटिव डिसीजन लिया और उसके तहत बना दिया था नीति आयोग। तो ये ना तो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, ना ही ये स्टैट्यूटरी बॉडी है, कोई लॉ इसमें नहीं बना था। अब नीति आयोग के ट्विन मैंडेट क्या हैं? इसके मेन ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं? उनके ऊपर थोड़ा-सा फोकस कर लेते हैं। सबसे पहला फोकस है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के ऊपर। अब ये जो एसडीजीज हैं, इसमें टोटल टारगेट्स आएँगे 17 और वो आपको कुछ इस तरह से दिखते हैं। ये 17 टारगेट्स का आपको पता होना चाहिए। जितने भी स्टूडेंट 2030 से पहले का एग्ज़ाम देंगे, उनके लिए ये अटमोस्ट इम्पोर्टेंट है। रीज़न क्योंकि इनको हमने अचीव करना है बाय द एंड ऑफ 2030। अब एसडीजीज से पहले मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स हुआ करते थे। इसमें टोटल टारगेट थे 8। तो ये 2015 में एक्सपायर हो गए थे। उसके बाद बोला कि न्यू बिगिनिंग करते हैं, तो न्यू बिगिनिंग के लिए आए थे ये अगले गोल्स जिनको बोलते हैं एसडीजी। टोटल गोल्स हैं इसमें 17 और इसके अंदर भी छोटे-छोटे टारगेट्स आप देखोगे तो 169 है। जैसे फर्स्ट एसडीजी टॉक्स अबाउट कोई पॉवर्टी नहीं होनी चाहिए, गरीबी नहीं होनी चाहिए। तो पहला एम्फसाइज किया है गरीबी के ऊपर, नो पॉवर्टी। एसडीजी नंबर 2 पॉवर्टी के बाद खाने के ऊपर आ जाओ तो ज़ीरो हंगर। फिर हंगर अकम्प्लिश कर लिया आपने, फिर गुड हेल्थ और वेलबींग प्रोवाइड करना है, तो एसडीजी नंबर 3 हेल्थ और वेलबींग आप हो चुके हो। अब एजुकेशन के ऊपर फोकस करा गया, एसडीजी नंबर 4 क्वालिटी एजुकेशन। देन आता है क्वालिटी एजुकेशन आपने प्रोवाइड कर दी, पर स्टार्टिंग में क्या होता था, लड़कों को ज्यादा एजुकेशन प्रोवाइड करने की ट्राई करी गई मॉडर्न एरा की अगर बात करें, क्योंकि वैदिक पीरियड का जब ऋग्वेदिक पीरियड आप पढ़ते हो तो वहाँ पे फीमेल स्कॉलर्स भी देखने को मिलती थी। तो हम यहाँ पे मॉडर्न एरा की बात कर रहे थे जहाँ से इनइक्वालिटीज एस्टेब्लिश हुई। तो क्वालिटी एजुकेशन आपने प्रोवाइड कर दी। अब फोकस किया जाएगा जेंडर इक्वालिटी के ऊपर, मेल फीमेल और जितने भी जेंडर्स हैं उनको इक्वली ट्रीट किया जाए। देन आते हैं 6th पे, अब जेंडर इक्वल हो चुका है, अब वाटर के ऊपर ध्यान दिया जाएगा क्योंकि पानी से बहुत सारी बीमारियां फैलती हैं, तो क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन। फिर वाटर प्रोवाइड हो चुका है, अब अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी सभी को प्रोवाइड करनी है। रीजन फंडामेंटल राइट, आर्टिकल नंबर 21 बोलता है राइट टू लाइफ, आपको अच्छी सांस लेने का अधिकार भी है। तो वो किसमें
फुलफिल करवाया जाएगा एसडीजी नंबर 7 में। एंड देन आता है एसडीजी नंबर 8, इसमें इकोनॉमिक ग्रोथ के ऊपर फोकस करेंगे, लोगों को काम प्रोवाइड किया जाएगा। आता है एसडीजी नंबर 9, इसमें याद रखना 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, तो 3 आई यहाँ पे आएंगे, इंडस्ट्री, इनोवेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर। तो 3 और 9 याद रख लेना, 3 आई है और एसडीजी नंबर है 9। उसके बाद आता है एसडीजी नंबर 10, ये देखो 5 पे क्या था, जेंडर इक्वालिटी, तो 5 इंटू 2 इक्वल टू 10, तो यहाँ पे आ जाएगा रिड्यूस्ड इनइक्वालिटीज। जो भी इनइक्वालिटीज एग्जिस्ट करती हैं हमारी सोसाइटी में, हमारी कंट्री के अंदर, हमारे वर्ल्ड में, वो सारे कहाँ पे अकम्प्लिश करे जाएंगे, अंडर द एसडीजी नंबर 10। ये जो एसडीजीज हैं ये सिर्फ इंडिया में नहीं इंप्लीमेंट हो रहे, यूनाइटेड नेशन समिट जब होता है, मीटिंग होती है, उस टाइम पे ये अलाउ करे गए हैं, ये सारे वर्ल्ड इनको अकम्प्लिश करने की ट्राई कर रहा है, ना सिर्फ इंडिया। उसके बाद आता है एसडीजी नंबर 11, सस्टेनेबल सिटीज यहाँ पे प्रोवाइड करनी है। आपको पता है क्लाइमेट चेंज कर रहे हैं, तो उसी के हिसाब से सिटीज को डेवलप करना है, कम्युनिटीज बनानी है। देन एसडीजी नंबर 12, रिस्पॉन्सिबल कंजप्शन और प्रोडक्शन करनी है। अब वर्ड सस्टेनेबल क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, कि जो चीजें आज के टाइम पे हम यूज कर रहे हैं वो फ्यूचर जनरेशन में, लेट अस से ग्रेन होता है, ठीक है, कोई भी अनाज होता है तो सारा ही थोड़ी खा लेते हैं उसको, अगली फसल के लिए भी रख लेते हैं। तो सेम जो प्रेजेंट जनरेशन रिसोर्सेज का यूज कर रही है वो फ्यूचर जनरेशन भी यूज कर पाए। पेट्रोल और डीजल इस तरह से हम यूज ना कर लें कि अगली जनरेशन को देखने को भी ना मिले, ठीक है। खैर पोल्यूशन क्रिएट कर रहा है पर रिसोर्स तो है, तो यहाँ पे रिसोर्सेज के कॉन्टेक्स्ट में सस्टेनेबल वर्ड यूज किया जाता है। देन कम्स एसडीजी नंबर 13, जिसे क्लाइमेट एक्शन को टैकल करना है, वेरी इंपॉर्टेंट एसडीजी नंबर 13। फिर आता है एसडीजी नंबर 14, जो जिंदगी पानी के नीचे है, एक्वेटिक लाइफ पे फोकस कर रहा है, लाइफ बिलो वाटर। फिर वाटर के अंदर जो लाइफ है उनके ऊपर फोकस कर लिया। फिर आएगा आपका एसडीजी नंबर 15, जो फोकस करेगा लाइफ ऑन लैंड के ऊपर, जमीन के ऊपर जो जिंदगी है, बहुत सारी स्पीशीज एक्सटिंक्ट कर रही हैं तो उनके ऊपर ध्यान रखा जाएगा। देन एसडीजी नंबर 16, पीस, जस्टिस और स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशन के ऊपर फोकस करेगा। और एसडीजी नंबर 17, कि अगर आपको जरूरत पड़ रही है किसी दूसरी कंट्री की हेल्प लेने के लिए तो आप ले सकते हैं, उनके साथ पार्टनरशिप करो। तभी तो बहुत सारी कंट्रीज के साथ पार्टनरशिप करी जाती है, ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस तभी तो दी जाती है, क्योंकि वो भी तो अपने एसडीजीज को अकम्प्लिश कर रहे हैं। तो ये जो एसडीजीज हैं ये ठीक से पब्लिश इम्प्लीमेंट हो पा रहे हैं या नहीं हो पा रहे हैं, यही सारा काम कौन कर रहा है, नीति आयोग कर रहा है। एनडीसी भी चेक करती है, नीति आयोग का भी ये काम है। अब आते हैं दूसरे मेन ऑब्जेक्टिव के ऊपर, कि कंपटीशन और कोऑपरेटिव फेडरलिज्म को भी प्रमोट करना है। नाउ दिस पॉइंट इज इंपॉर्टेंट। सबसे पहले तो बोल दिया कंपटीशन, कंपटीशन से यहाँ पे क्या मतलब है, फेयर कंपटीशन। इंदौर क्लीनेस्ट सिटी है और इससे क्या किया जाएगा, कंपटीशन प्रोवोक किया जाएगा डिफरेंट स्टेट्स में, कि आप भी सफाई करो, उससे क्या होता है, टूरिज्म प्रमोट होता है, बहुत सारे लोग आएंगे तो इकोनॉमी वहां पे बूस्ट करेगी। तो पॉजिटिव नोट पे बोल रहे हैं उसको। तो एक तो हो गया कंपटीशन, दूसरा बोल रहे हैं कोऑपरेटिव फेडरलिज्म। तो सबसे पहले तो यहाँ पे फेडरलिज्म की बात कर लो। फेडरलिज्म का क्या मतलब होता है, आपने पावर को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। तो एक शेड्यूल पढ़ोगे आप अपनी पॉलिटी में, विच इज शेड्यूल नंबर 7, जिसमें आता है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर भी लिखा होता है, डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर भी लिखा होता है, डेवोल्यूशन ऑफ पावर भी लिखा होता है। ये सभी का एक ही मीनिंग है, यानी कि आपको प्रॉपर हायरार्की मेंटेन करनी है। सेंटर, सेंटर के नीचे आएगा स्टेट, स्टेट के नीचे आ जाएंगी सारी लोकल गवर्नमेंट। लोकल गवर्नमेंट में आपका शेड्यूल नंबर 11 भी आ जाएगा पंचायत, और शेड्यूल नंबर 12 यानी कि आपकी म्यूनिसिपैलिटीज। पंचायत की बात करें तो 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, और म्यूनिसिपैलिटी की बात करें तो 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। तो ये तो हमने बेसिक सा देख लिया। अब सुनो, हम पूरे फेडरल नहीं है, हम है क्वाज़ी फेडरल, ठीक है, आधे हैं, यानी कि मेन जो होल्ड रहेगा वो फिर भी सेंटर का है। पावर्स दी गई हैं स्टेट और लोकल गवर्नमेंट्स को भी, बट मेन जो से रहेगी वो किसकी रहेगी, सेंटर की रहेगी। तो कोऑपरेटिव फेडरलिज्म का वही मतलब है जो प्राइम मिनिस्टर ने बोला, कि सेंटर और स्टेट को कोऑपरेट करके काम करना है। तो इस चीज को एंश्योर यहाँ पे किया जाएगा। दैट इज द नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव जो हमारे नीति आयोग का है। इसके अलावा और भी 2-3 चीजें ऐसी हैं जिन पे नीति आयोग फोकस करता है, जैसे नंबर 1, एक आएगा नॉलेज हब, ठीक है, नॉलेज हब। नॉलेज हब में क्या किया जाएगा, अवेयरनेस वगैरह को रेज किया जाएगा। लेट्स से कि कोई विलेज है, वहां पे कोई हैंडीक्राफ्ट बन रहा है, अगर लोगों को अवेयरनेस ही नहीं होगी कि उस चीज की कितनी वैल्यू है इंटरनेशनल मार्केट में, तो उनको तो कोई फायदा नहीं होगा। वो जो बीच में इंटरमीडिएटरी होंगे वही सारा बेनिफिट लेके जाएंगे। तो यहाँ पे नॉलेज हब ना सिर्फ साइंस और टेक से रिलेटेड है, ये सारी चीजों से रिलेटेड नॉलेज आ जाएगा। देन आता है फोकस ऑन इनोवेशन। इनोवेशन, आज के टाइम पे इनोवेशन के बिना तो जिंदगी नहीं चल रही। देखो एक टाइम पे
ब्लैक बोर्ड यूज़ हुआ करता था, चॉक से लिखते थे, देन व्हाइट बोर्ड्स आए, मार्कर से लिखने लगे। उसके बाद अपनी स्क्रीन्स आने लगी, स्क्रीन के अंदर पहले कैमरा लगा होता था, वेब कैमरा उसी को यूज़ करके। आज के टाइम पे आप बड़ी स्क्रीन के ऊपर पढ़ रहे हो जहाँ पे टीचर मूव भी कर पा रहा है। ठीक है, तो ये सारी क्या है, इनोवेशन ही तो है। इनोवेशन पे भी एम्फसाइज़ करता है हमारा नीति आयोग। अब बड़े सारे इसके ऑब्जेक्टिव्स हैं, पर जो 2 मेन ऑब्जेक्टिव्स हैं वो आपने देख लिए। इसके अंदर और भी बहुत सारे टारगेट्स हैं। यहाँ पे आपने इतने सारे टारगेट देख लिए, 17 तो एसडीजीज़ ही हैं। ठीक है? तो यहाँ पे बहुत सारे टारगेट्स हैं जो कि नीति आयोग अपहोल्ड करता है। अब आती है इसकी कॉम्पोजिशन, यानी कि नीति आयोग के अंदर कौन-कौन मेंबर्स होते हैं। सबसे पहले चेयरपर्सन जो होंगे वो होंगे प्राइम मिनिस्टर। दूसरा, जो गवर्निंग काउंसिल होगी उसमें कौन-कौन बैठेगा, तो प्राइम मिनिस्टर तो हेड होंगे, चेयरपर्सन भी वही होंगे, इन्हीं के अंडर वाइस चेयरपर्सन भी होंगे, जिन्हें कौन अपॉइंट करेगा, प्राइम मिनिस्टर ही करेंगे। सेकंड, सीएम होंगे सारी स्टेट्स के और ऐसी यूटीज जिनके पास लेजिस्लेचर है, मतलब जहाँ पे सीएम होंगे। तो 3 आ जाएंगे, एक तो एनसीटी आ गई अपनी, दिल्ली आ गई, देन दूसरे पे पुडुचेरी आ जाएगी और तीसरे पे जेएंडके आ जाएगा, तो जिनके अपने-अपने सीएम हैं। देन जिन यूटीज में सीएम नहीं है, वहां पे लेफ्टिनेंट गवर्नर्स होंगे, वो आ जाएंगे। मैक्सिमम 4 यूनियन मिनिस्टर्स को एज एक्स ऑफिशियो मेंबर नॉमिनेट किया जाएगा प्राइम मिनिस्टर के द्वारा। एक्स ऑफिशियो मेंबर यानी कि उनके पास ऑलरेडी कोई पोजीशन है, तो उसी पोजीशन, उसी वर्च्यू से उनको यहाँ पे भी आने का मौका मिल गया। लेट अस से पीएम केयर फंड के बारे में आप सभी ने सुना होगा, अगर आपने बिगिन भी किया है इस टाइम पे, तो उसमें एक्स ऑफिशियो चेयरमैन जो मेंबर्स थे वो कौन-कौन बने थे? प्राइम मिनिस्टर खुद थे, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अमित शाह आगे थे, एंड देन निर्मला सीतारमन थी, राजनाथ सिंह थे। तो ये सारे क्या थे? ऑलरेडी इनके पास कुछ ना कुछ पोजीशन थी, हाई ऑफिशियल थे, इसी वर्च्यू से वो उस फंड के अंदर भी अलाउ कर दिए गए। तो दैट इज एक्स ऑफिशियो मेंबर्स। उसके बाद आते हैं फुल टाइम मेंबर्स होंगे नीति आयोग के, क्योंकि ये कॉन्टिन्यूअसली ये लोग तो नहीं बैठ सकते ना, इनके पास तो और भी मीटिंग्स होती हैं, और भी काम होते हैं। तो नीति आयोग के लिए फुल टाइम मेंबर्स भी लेके आए जाते हैं। इसी के साथ-साथ 4 यूनियन मिनिस्टर हुए। देन आते हैं स्पेशल इनवाइटीज। अब इतने सारे एसडीजी आपने देखे 17, सभी के लिए डिफरेंट फील्ड चाहिए होगी ना। अब यहाँ पे ये जो एक्सपर्ट होते हैं या फिर स्पेशलिस्ट होते हैं, ये यूनिवर्सिटीज के एचओडी हो सकते हैं, प्रोफेसर हो सकते हैं, जो अपनी फील्ड के अंदर बहुत ज़्यादा एक्सीलेंट हैं, जिन्हें कॉनिश्योर भी आप बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल कोई बायोटेक्नोलॉजी के फील्ड में बहुत ज़्यादा रिनाउंड प्रोफेसर है या एचओडी है किसी भी यूनिवर्सिटी का, उनको नीति आयोग बुला लेगा कि दीजिए हमें अपने सजेशन। फोर्टिफिकेशन हम करते हैं, राइस की फोर्टिफिकेशन, तो उसके लिए बायोटेक की अगेन हमें चाहिए होगी, तो वो अपने सजेशन देंगे कि कैसे इसको बेटर तरीके से हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो बाहर से लोगों को बुलाया गया, इसके लिए उनका एमपी होना ज़रूरी नहीं है, इसके लिए उनका डीसी होना ज़रूरी नहीं है, एसडीएम होना ज़रूरी नहीं है, बस उनका यहाँ पे नॉलेज होना ज़रूरी है। देन आती है रीजनल काउंसिल्स। अब मान लो आपकी कुछ डिस्ट्रिक्ट्स होती हैं जिन्हें हम कहते हैं एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट। ये ऐसी डिस्ट्रिक्ट्स होती हैं जहाँ पे डेवलपमेंट बहुत कम हुई होती है। डेवलपमेंट करने की ज़रूरत है, ये अंडर डेवलप्ड की कंडीशन में है। तो इनके लिए क्या बना दी जाती है? रीजनल काउंसिल। अगेन कन्वीन प्राइम मिनिस्टर ही करेंगे, उनको सपोर्ट करेंगे सीएम, जिस भी स्टेट की वो डिस्ट्रिक्ट होगी, और साथ में लेफ्टिनेंट गवर्नर्स, अगर यूटीज विदाउट लेजिस्लेचर की बात करी जाए। तो यहाँ पे क्या हुआ? इनको बनाया गया कंडीशन के बेसिस पे, जहाँ पे वल्नरेबल, मार्जिनलाइज्ड सेक्शन आपको मिलेगा, अंडर डेवलप्ड सेक्शन मिलेगा, वहाँ पे रीजनल काउंसिल्स भी बनाई जाती हैं। इसी के साथ नीति आयोग से ही रिलेटेड एक और पॉइंट याद रखिएगा, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर भी होते हैं, सीईओ, और गवर्नमेंट के लिए वो सेक्रेटरी रैंक होल्ड कर रहे हैं। तो देखो, आप जब अपना यूपीएससी का पेपर क्लियर करते हो तो प्रमोशंस होती हैं, जो फाइनल स्टेज आती है वो होती है कैबिनेट सेक्रेटरी की, तो वो वाली इनकी क्वालिफिकेशन आ जाती है, मतलब सेक्रेटरी टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। अपॉइंट कौन करेगा? प्राइम मिनिस्टर ही करेंगे, फॉर अ फिक्स टेन्योर। वो टाइम बता देंगे, इतने टाइम के लिए आपको यहाँ पे वर्क करना है। देन आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। ये सारा आपको मैंने बता दिया क्या-क्या टारगेट्स हैं। इनोवेशन आएगी तो एंटरप्रेन्योरशिप भी आएगी। तो ओवरऑल हमने क्या देखा कि जो प्लानिंग कमीशन था उसी का एक और वर्जन है, दैट इज नीति आयोग। मेन एम्फेसाइज अगेन वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी के लिए फोकस किया गया है।